फ्रेंड्स, आपका आज स्वागत है स्टडी विद लोकेश साड़ा यूट्यूब चैनल पर। हम संविधान का जो पोर्शन है उस संविधान के अंतर्गत अपना प्रस्तावना वाला टॉपिक चल रहा था। हमने प्रस्तावना के सामान्य परिचय के संदर्भ में बात पिछली क्लास में की थी और आज हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस क्लास में हमें जो देखना है कि आपकी इस प्रस्तावना की जो सामान्य नॉलेज, एक क्वेश्चन आना जरूरी है और उस एक क्वेश्चन वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है वो चीज़ आपको कंप्लीट करनी है। तो जो चीज़ यह है कि जो आपका प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो चीज़ हमें देखनी है और उसके साथ साथ हमें इस प्रस्तावना की जो सामान्य नॉलेज है उसके संदर्भ में बात करनी है। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि इस प्रस्तावना के संदर्भ में जो भारत के प्रमुख विद्वान हैं उन्होंने क्या क्या इसका नामकरण किया है या इस प्रस्तावना के संबंध में अपने इसे किस अर्थों में इसको डिफाइन किया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले नाना पालकीवाला आते हैं जो एक बड़े अच्छे न्यायविद रहे थे। उन्होंने इस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कह के संबोधित किया, लेकिन फिर आगे हम अल्लादी श्री कृष्ण स्वामी अय्यर के संदर्भ में बात करें तो उन्होंने एक दीर्घकालीन स्वप्न जो भारतीय लोकतंत्र है या भारतीय लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य है उसके दीर्घकालीन स्वप्न को के इसे संबोधित किया। उसी तरीके से जो के मुंशी थे, के मुंशी ने इसे भारतीय राजनीति की कुंडली अर्थात जन्म पत्रिका या जन्म कुंडली के संबोधित किया। और ठाकुरीदास भार्गव जो आते हैं, ठाकुरीदास भार्गव ने इसे कुछ अलग स्ट्रक्चर के रूप में, कुछ अनेक अर्थों के रूप में संबोधित किया। ठाकुरीदास भार्गव ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा, भारतीय संविधान का एक सबसे अच्छा आभूषण कहा और भारतीय संविधान का एक सम्मानीय भाग भी उनके द्वारा कहा जाता है। उसी के साथ उन्हीं ठाकुरीदास भार्गव की जो बात है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिपीट की और इसे भारतीय संविधान का आत्मा कहकर उन्होंने भी संबोधित किया। इसी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आपके इस प्रस्तावना में मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो भारत के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, उन्होंने इस प्रस्तावना के संदर्भ में कहा कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो अमेरिकी घोषणा पत्र के समान है। तो यानी कि अमेरिकी घोषणा पत्र के साथ भारतीय संविधान के प्रस्तावना की जो तुलना की जाती है, जो उस तुलना को जो करने वाले विद्वान थे वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। तो क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन सी विद्वान ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेरिकी घोषणा पत्र के साथ उसकी तुलना की। एक बार अगर हम यहाँ पर वापस रिपीट करें तो भारतीय कौन से विद्वान ने प्रस्तावना को की तुलना अमेरिकी घोषणा पत्र से की, तो उसमें आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये सब बातें हमने कर ली थी, अपनी छोटी सी क्लास थी और पहली क्लास थी। यहाँ पर हम इस प्रस्तावना में जो अपना इस प्रस्तावना के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये जो आपकी प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से ग्रहण की गई है। लेकिन अमेरिका से तो हमने प्रस्तावना ग्रहण की, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है, जो लिखने का जो तरीका है, उस भाषा को हमने ग्रहण किया है ऑस्ट्रेलिया से। उस भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान की जो इस प्रस्तावना है, अगर क्वेश्चन आता है कि लिया कहाँ से गया है तो वो आपके अमेरिका से आता है, और अगर इसके लैंग्वेज के संदर्भ में बात की जाती है तो वह आपके ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में बात होती है। तो यहाँ पर हमारी ये बात हुई। अब हम इस प्रस्तावना के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये कहा जाता है कि ये जो प्रस्तावना था, ये प्रस्तावना पहले संविधान के प्रस्तावना था क्या और वर्तमान में इसका क्या अस्तित्व है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ये प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो जनक अगर आप कहना चाहो
तो पंडित नेहरू को कह सकते हो, जिसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आप कहोगे कि हम पंडित नेहरू को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जनक क्यों माने? हम इस वजह से कह सकते हैं कि पंडित नेहरू पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने इन प्रस्तावनाओं को आपकी संविधान सभा में रखा, लेकिन वो प्रस्तावना के रूप में नहीं था, वह था आपके उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। तो इस वजह से यहाँ पर एक चीज है कि जो पंडित नेहरू थे, उन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखे, और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव रखे जाते हैं ये 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को आपके उद्देश्य प्रस्ताव रखे जाते हैं, और इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव को फिर बाद में आपके एक्सेप्ट किया गया इस संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव एक्सेप्ट किए गए, और बाद में संविधान के निर्माण के बाद ये उद्देश्य प्रस्ताव ये कहा जाता है कि प्रस्तावना के रूप में स्थापित हो गए। तो इस वजह से इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो अगर आप और यही उद्देश्य प्रस्ताव फिर प्रस्तावना के रूप में स्थापित हुए, तो अगर आप यहाँ पर इस उद्देश्य प्रस्ताव का जो जनक था, वही प्रस्तावना के जनक के रूप में अगर आप उस व्यक्ति को कहो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी इस प्रस्तावना के संदर्भ में बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रस्तावना था, ये प्रस्तावना था क्या, और इसकी संविधान के निर्माण के आरंभ के दौरान, यानी कि संविधान के निर्माण के बाद आरंभिक काल के दौरान इसकी भारतीय राजनीति में क्या स्थिति थी। वैसे तो ये कहा जाता है कि जब ये प्रस्तावना अर्थात उस समय का जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया जा रहा था, तो उसको रखने का आधार ये था कि हम संविधान क्यों बना रहे हैं, यानी कि संविधान सभा के द्वारा ये संविधान का निर्माण क्यों किया जा रहा है, इस बात को बताने के लिए आपके उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए थे। यहाँ पर इस भारतीय संविधान की जो वास्तविक सार है, वो वास्तविक सार आपके प्रस्तावना में है। आप एक तो पढ़ना चाहो कि प्रस्तावना संविधान का एक सार होता है, यानी कि एक तो आप संविधान पढ़ना चाहो और एक उसे प्रस्तावना पढ़ना चाहो, आपको संविधान में वही चीज मिलेगी जो आपके प्रस्तावना में हो, यानी कि लेकिन वो आपके शॉर्ट एक कागज के एक नोट पर, एक कागज के एक पेज पर वो पूरा संविधान आ सकता है, यानी कि आपके संविधान का सार है प्रस्तावना। तो इसी वजह से अगर आपको जब भी कोई संविधान समझना है तो आपको उस प्रस्तावना को एक बार देखना है, तो आपके दिमाग में एक मैप टाइप का आपके दिमाग में स्थापित हो सकता है कि आपका संविधान है क्या। तो यहाँ पर हम बात करें तो प्रस्तावना की जो आरंभिक स्थिति थी केवल मात्र ये थी कि आपके संविधान की के सार को बताता था ये, और ये एक पेज पर उस पूरे संविधान को बताता था। इस वजह से अर्नेस्ट पार्कर जो एक विद्वान हुए, उन्होंने इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान का एक कुंजी नोट का एक नोट के संबोधित किया। तो यहाँ पर कहने का मतलब था कि केवल सार था, लेकिन बाद में ये कहा जाता है कि कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें बेरूबाड़ी द्वीपवाद के बाद मिनर्वा विलवाद, यहाँ पर यह कहा जाता है कि इन दो वाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से मना कर दिया। यानी कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, लेकिन बाद में 1973 में केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्तावना को संविधान का अंग घोषित कर दिया। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आपके 1973 में केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्तावना को संविधान का अंग घोषित किया, उसी के बाद ये कहा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस प्रस्तावना में आपके 3 शब्द जोड़े जाते हैं, और वह थे समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। और ये 3 शब्द आपके प्रस्तावना में स्थापित हो गए। क्यों?
स्थापित तो पहले भी हो सकते थे, लेकिन जब 1973 के केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और उसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और जैसे अगर कोई चीज संविधान का अंग होता है तो संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार केवल और केवल आपके संसद को होता है। इस वजह से यह भी कहा गया कि अब प्रस्तावना में परिवर्तन करने का अधिकार केवल और केवल किसका रहेगा? संसद का रहेगा। और संसद परिवर्तन कैसे करेगी? संविधान संशोधन के द्वारा। इसी वजह से ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपके प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं। ये तो बात हो गई अपने प्रस्तावना के की स्थिति के बारे में कि आरंभिक स्थिति क्या थी और वर्तमान स्थिति क्या है। 1973 से पहले ये प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जा सकता था, लेकिन अब 1973 के बाद ये प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग बन गया है। भारतीय LIC वाद भी आता है, उस LIC वाद में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो अब ये प्रस्तावना आपके भारतीय संविधान का अंग बन गया है। अब हम बात करेंगे कि प्रस्तावना कहता क्या है। अब ये प्रस्तावना कहता क्या है, क्या चीज हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर हम देखें, इस प्रस्तावना के संदर्भ में अगर हम बात करें तो प्रस्तावना क्या कहता है, हमें इसकी जो इस पूरी की प्रस्तावना की डेफिनेशन है, इस पे अगर हम बात करें तो देखो ये कहता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पर आप पंथ निरपेक्ष शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। मोस्टली पंथ निरपेक्ष शब्द का यहाँ पर प्रयोग होता है। वह लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा देश के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय कोमा विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, अवसर व प्रतिष्ठा की समानता प्रदान करने के लिए तथा देश के प्रत्येक नागरिक में व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखते हुए देश की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने वाले इस संविधान को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को देश के नागरिकों को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार आपके प्रस्तावना में कही गई चीज है, ये आपकी प्रस्तावना है। यहाँ पर अब हमें चीज कुछ निकालनी है। तो देखो, आपके पहले तो बात कही गई है हम भारत के लोग। क्वेश्चन आपके SSC CGL में ये क्वेश्चन आ चुका है, या प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ये चीज आपको समझनी है कि हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया है, ये किसके लिए किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया देश के प्रत्येक नागरिक। देश का प्रत्येक नागरिक, जब तक देश के नागरिकों को इस भारतीय संविधान पर विश्वास रहेगा तब तक ये कहा जाता है कि संविधान का अस्तित्व है। और जिस दिन हमारा इस संविधान से विश्वास उठा, उसी के साथ ही ये कहा जाता है कि ये आपका संविधान केवल एक किताब बन के रह जाएगी।
तो इस तरीके से ये कहा गया कि हम भारत के लोग शब्द का जो प्रयोग किया गया है देश के नागरिक को, और देश के नागरिकों से ही आपके संविधान को शक्ति प्राप्त होती है। तो पहली तो चीज है। दूसरा यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, और यह जो 4 टॉपिक्स है, ये 4 टॉपिक्स बताता है आपके देश के इस संविधान की प्रकृति के, हमारी शासन व्यवस्था की नेचर क्या है। तो संविधान की प्रकृति का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरी चीज जो यहाँ पर बात कही गई है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इसकी जो बात कही गई है वह आपके आती है संविधान के उद्देश्य के अंतर्गत। प्रस्तावना का ये जो भाग है ये बताता है कि आपके संविधान का उद्देश्य क्या है, और लास्ट में जो यहाँ पर बात कही गई है आपके संविधान के निर्माण की तिथि। तो इस प्रस्तावना से हमें 4 चीजें पता पड़ रही है। एक तो संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, दूसरा आपके संविधान की प्रकृति नेचर क्या है, तीसरा आपके संविधान का उद्देश्य क्या है, और चौथा आपके संविधान की तिथि क्या है। ये आपके प्रस्तावना में बताई गई चीजें मानी जाती हैं। तो यहाँ पर हम एक एक टॉपिक्स पे बात करेंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें तो संविधान की शक्ति का स्रोत, संविधान की शक्ति का स्रोत जो बताने वाली लाइन है प्रस्तावना की पहली लाइन, जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग यानी कि देश के प्रत्येक नागरिक, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी सी बात की है, देश के प्रत्येक नागरिक के संदर्भ में बात की गई। जब तक कि देश के नागरिकों को भारतीय संविधान पर विश्वास है तब तक आपका यह संविधान का अस्तित्व है, और जिस दिन यह अस्तित्व खत्म हुआ आपका संविधान केवल एक किताबों के पन्ने के रूप में स्थापित हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को माना जाता है। दूसरी चीज यहाँ पर जो बात कही गई है संविधान की प्रकृति, नेचर क्या है। हाँ, नेचर यानी संविधान की प्रकृति से मतलब होगी आपकी शासन व्यवस्था। आपकी शासन व्यवस्था क्या है, आपकी शासन व्यवस्था किस तरीके की है, वह भी हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। तो संविधान की नेचर जो आपके इस प्रस्तावना से हमें मिलती है वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। एक दूसरी है आपके समाजवादी, एक है आपके पंथ निरपेक्षता, और एक चीज है आपके लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये 4 आपके संविधान या शासन व्यवस्था की क्या मानी जाती है, प्रकृति मानी जाती है। अब यहां पर इस प्रकृति के संदर्भ में पहले हम बात करें कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं तो कैसे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किसे कहा जाता है, ऐसा भूभाग जिसका स्वयं का संविधान, स्वयं की सेना, स्वयं का केंद्रीय बैंक हो, ऐसे देश को आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। लेकिन उनके साथ होने के साथ साथ एक चीज होना भी जरूरी है कि ऐसे जो देश हैं ये देश अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में सक्षम हो, उन्हें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहा जाता है। भारतीय संविधान में यह कहा जाता है कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो इस संविधान के निर्माण के साथ ये कहा जाता है कि हमारी जो संप्रभुता थी, क्या हम उस संप्रभुता का अस्तित्व रख पाएंगे, क्या हम हमारे आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि जिस दौरान हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पूरा विश्व 2 ध्रुवीय व्यवस्था में विभाजित हो गया था, एक तो पूंजीवादी व्यवस्था और एक समाजवादी व्यवस्था। और ये जो 2 ध्रुवीय व्यवस्था थी इसमें अलग अलग देश, अलग अलग जो नए नवेले देश थे वह अलग अलग इन दोनों में से किसी भी देश के
सैनिक संगठन के सदस्य बन चुके थे, और पाकिस्तान भी ये कहा जाता है कि अमेरिका का जो नाटो संगठन है उस नाटो संगठन का सदस्य बन चुका था। तो अब हमारे लिए उस अस्तित्व को बनाए रखना महत्वपूर्ण था। इस वजह से ये कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडोनेशिया, मिस्र, युगोस्लोविया के इन देशों के साथ मिलकर एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्थापित किया, और जो इन दोनों गुटों के खिलाफ और इन दोनों गुटों के साथ चलने की बात कहता था। और ये कहा जाता है कि यह हमारा सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का। हम किसी भी बाहरी देश के प्रभुत्व में नहीं थे। यहाँ पर हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो ये प्रदर्शित करती है कि वास्तव में हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। हमने देश की आज़ादी के बाद 1961 में हम गोवा को अपने अधीन किया, जो पहले पुर्तगाल के अधीन था। हमने पांडिचेरी को अपने अधिकार में लिया। हमने 1974 में परमाणु परीक्षण किया, 1998 में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया। चाहे विदेशी देशों ने हमारा विरोध किया, लेकिन हम हमारी सुरक्षा के लिए हम ज़्यादा उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते थे। और इस आधार पर यह कहा जाता है कि हमने ये कुछ उदाहरण जो मैंने आपको गिनाए, ये हमारी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और कहूँ कि अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर को लेकर हमने जो धारा 370 या आर्टिकल 370 का वहाँ पर उसको से हटाया जम्मू एंड कश्मीर से, तो ये कहा जाता है कि वह सबसे बड़ा आधुनिक समय में या वर्तमान समय में भारत की संपूर्ण प्रभुत्वता को प्रदर्शित करता है। तो यानी कि इससे कहने का मतलब है कि हम अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय में ऐसा देश जिसके पास ऐसा भूभाग जिसका खुद का संविधान हो, खुद की सेना हो, खुद का केंद्रीय बैंक हो, तथा वह अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में सक्षम हो, ऐसा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। और हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, जिसके मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए। ये वो उदाहरण है जो बताते हैं हमारी संपूर्ण प्रभुत्वता। लेकिन किसी के दिमाग में यह रहा हो कि हम राष्ट्रमंडल देश के सदस्य, और राष्ट्रमंडल देशों में तो वह देश है जो ब्रिटेन के 18वीं-19वीं सदी में ब्रिटेन के अधीन रहे। ऐसे देशों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन, इन्हें राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। लेकिन ये राष्ट्रमंडल देश की सदस्यता हमारे लिए ये कहा जा सकता है कि ऐच्छिक मानी जाती है। हम जब चाहे इस राष्ट्रमंडल देश की सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। यह हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। हम ऐसा नहीं कि यूके यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के हम डोमिनियन हैं। हम एक संगठन है। जिस तरीके से हम सार्क के अंतर्गत आते हैं, उसी तरीके से ये कहा जाता है कि हम राष्ट्रमंडल के अंतर्गत भी आते हैं। जिस तरीके से हम यूएनओ के अंतर्गत हैं, उसी तरीके से हम राष्ट्रमंडल के अंतर्गत हैं। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि ये हमारी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को बताता है। दूसरी चीज आती है समाजवादी, जो हमारी नेचर है। क्या हमारा देश समाजवादी है तो समाजवादी है क्या? देखो, इसके पीछे एक कहानी। जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात की थी कि देश पूरा विश्व दो ध्रुवीय व्यवस्था में था, अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ। कुछ देश अमेरिका के सपोर्ट में जा रहे थे और कुछ देश सोवियत संघ के सपोर्ट में जा रहे थे। अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था, जबकि जो सोवियत संघ था वह आपकी समाजवादी व्यवस्था का, पूंजीवादी यानी कि औद्योगिक इकाइयों पर निजी अधिकार, जबकि समाजवादी के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों पर सरकारी अधिकार। जब इस प्रकार की द्वंद्व वाली स्थिति हुई, तो हमने लंबे समय तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया और इन दोनों का विरोध भी किया और इन दोनों का कभी कभी समर्थन भी किया। तो जब ऐसी स्थिति आई, तो 1962 में हमारे साथ, या बहुत से ऐसे 1971 में भी हमारे साथ, ये कहा जाता है कि हमें कुछ वैश्विक परेशानियों का सामना करना पड़ा। 1971 के बाद हमें यह महसूस होने लगा कि नहीं, अब हमें किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम 1962 का युद्ध हार चुके थे। 1971 में यह कहा जाता है कि अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के समर्थन में आ चुका था। उस समय हमें सोवियत संघ ने हमारा समर्थन दिया। तो उस स्थिति में हमें जब ये होने लगा कि नहीं, हमें भी अपना झुकाव किसी एक शक्तिशाली देश की तरफ करना पड़ेगा, और हमारा झुकाव
सोवियत संघ की तरफ होता है। और जब ये सोवियत संघ की तरफ हमारा झुकाव हुआ तो ये कहा जाता है कि इसी झुकाव के दौरान हमें उनकी कुछ व्यवस्था को एडॉप्ट करना हमारे लिए अनिवार्य था, यानी कि उसे ये दिखाना जरूरी था कि हाँ, हम आपके पद चिन्ह पर चल रहे हैं। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द, समाजवादी का मतलब मैं आपसे बता चुका हूं कि औद्योगिक इकाइयां सरकार के नियंत्रण में हो, तो उसे आप क्या कहोगे, समाजवादी व्यवस्था कहोगे। लेकिन यहां पर आपके प्रस्तावना में पूरी तरीके से समाजवादी शब्द का ये नहीं था जो सोवियत संघ में या चाइना में यूज होता है। सोवियत संघ का जो समाजवादियों पूर्ण रूप से औद्योगिक इकाइयां सरकार के नियंत्रण में थी, हमने यहाँ पर समाजवादी का इंडियन जुगाड़ पैदा किया और हमने उसे कह दिया मिश्रित समाज। हमने यहाँ पर समाजवादी का जो रूप स्थापित किया वो आपका एक मिश्रित समाजवाद था, और एक ऐसा मिश्रित समाजवाद जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि हमने कहा कि हम कुछ औद्योगिक इकाइयों को तो सरकार के नियंत्रण में रखेंगे और जो कुछ औद्योगिक इकाइयां थी वो निजी क्षेत्र में रखेंगे, यानी कि दोनों को बैलेंस करके रखेंगे, या हम एक तरीके से आधे समाजवादी हो गए थे। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कि समाजवादी व्यवस्था की तरफ हमारा रुख शुरू हो चुका था, और इसी वजह से हमने यहाँ पर प्रस्तावना में वह शब्द सम्मिलित किया। और लेकिन ये जो समाजवादी व्यवस्था का वो हमारे पास कौन सा रूप था, मिश्रित रूप, यानी कि पूंजीवाद भी होगा और समाजवाद। एक आता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता जिसे आप धर्म निरपेक्षता भी कह सकते हो। यहाँ पर पहले तो यह अर्थ समझना जरूरी है कि धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता क्या होती है। ये शासन व्यवस्था का एक ऐसा रूप है जिसमें जो राज्य है वो किसी भी धर्म को न तो बढ़ाने का प्रयास करेगा, यानी कि उसको प्रोत्साहित करेगा, और न उसे उसके हतोत्साहित करने का कार्य करेगा। यानी कि राज्य का स्वयं का कोई अधिकार नहीं है, जनता का यह धर्म से संबंधित मामला निजी होगा, और जो सरकारें होगी वो सरकारें इस धर्म के संबंध में व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगी, या फिर उन्हें इस बात के लिए बाध्य नहीं करेगी कि आप कौन से धर्म को आप मानते हो या नहीं मानते। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता शब्द का अर्थ ये होता है। अब यहाँ पर धर्म निरपेक्षता शब्द आया कहां से? विश्व में सबसे पहले जो धर्म निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया था वो फ्रांस में किया गया था। ये कहा जाता है कि लगभग 18वीं सदी में फ्रांस में धर्म के नाम पर बड़े दंगे होते हैं। ये कहा जाता है कि बड़ा एक तरीके से नरसंहार होता है, और इस नरसंहार में जब अनेक लोग मारे गए, सरकार ने यानी कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उस शासन व्यवस्था ने भी इस नरसंहार को रोकने का प्रयास किया। लेकिन जब धर्म रूपी अफीम जब अपने चरम अवस्था पे होती है तो सरकारें उस स्थिति में असफल हो जाती है। तो जब फ्रांस में ये स्थिति हुई तो वहां पर इस कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के मध्य जो ये संघर्ष थे, इस संघर्ष को कैसे समाप्त करे, तो इस वजह से वहां की सरकार ने ये घोषणा करवा दी कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ाने या घटाने या प्रोत्साहित करने या प्रोत्साहित करने का काम नहीं करेगा। ये राज्य का निजी मामला, जनता का निजी मामला होगा कि वो कौन से संप्रदाय को एक्सेप्ट करे। तो इस वजह से विश्व का पहला धर्मनिरपेक्ष देश फ्रांस बना। अब हम बात करें इंडिया में, अगर आप भारत की हिस्ट्री पर बात करें तो भारत के इतिहास पर धार्मिक सहिष्णुता या धार्मिकता की बात करें तो भारत एक धार्मिक सनातन राष्ट्र रहा है। और इस सनातन राष्ट्र में यहाँ पर एक इस जीवन पद्धति में लगभग एक रूपता रही। लगभग ये कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी तक एक रूपता रही, और इस एकरूपता के दौरान यहाँ पर अगर कोई किसी प्रकार की कर्मकांड या विश्वास या कुछ गलत चीजें, बुराइयां, आडंबर प्रवेश कर जाते थे तो इसी के अंदर रिनोवेशन हो जाता था। जिस तरीके से ईसाई धर्म में धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत प्रोटेस्टेंट का उदय हुआ, उसी तरीके से भारत में भी ये कहा जाता है कि बौद्ध और जैन धर्म संप्रदाय का उदय हुआ।
उसी प्रकार से अलग अलग संप्रदाय यहाँ पर स्थापित होते हैं, लेकिन ये इनकी जो एक रूपता देखी जाए तो समरूपता थी। जो शासक हुए वो शासक अलग अलग संप्रदाय को मानते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो किसी दूसरे जो धर्म थे उसको हतोत्साहित करने का काम करें, वो उसी के लिए भी काम करते थे। यानी कि उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, धार्मिक सहिष्णुता। लेकिन 12वीं शताब्दी में यह कहा जाता है कि जब मुस्लिम आक्रमण होने लगे तो उसी आक्रमण के दौरान ये कहा जाता है कि भारत में एक नए धर्म का यानी कि एक धार्मिक परिवर्तन होता है और भारत में मुस्लिम धर्म का उदय होता है। मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा और यह प्रचार प्रसार दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बाद ये कहा जाता है कि जैसे ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य आता है तो यहाँ पर एक तीसरा ईसाईयत का भी उदय होने लगता है। तो इस स्थिति में जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन संचालित होता है तो भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा एक सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन वाली स्थिति शुरू होती है, पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू होती है और वहां पर आपके ये कहा जाता है कि एक धार्मिक विद्वेष वाली स्थिति पैदा शुरू हो जाती है। मुस्लिम लीग ने इसे और आगे बढ़ाया और इसके परिणाम स्वरूप ये कहा जाता है कि भारत का विभाजन होता है। भारत का विभाजन ओबियसली अगर हम यहाँ पर बात करें तो धर्म के आधार पर हुआ। हिंदू धर्म के लोगों को हिंदुस्तान मिला और यानी कि भारत मिला और मुस्लिम धर्म के लोगों ने चुना पाकिस्तान। अब ये कहा जाता है कि जब संविधान बना तो संविधान के बनने के दौरान यह धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी, जो उस समय के जो शासक वर्ग थे जिनकी धार्मिक सहिष्णुता थी, उस प्राचीन परंपरा को हमने एक्सेप्ट करते हुए आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक हमने सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को बराबरी की बात की और हमने वहां पर उनका निजी विचार छोड़ दिया कि भाई साहब आपको कोई सा धर्म अपनाना है अपनाइए, कोई रोकने वाला नहीं है, आपकी संस्कृति की रक्षा की जाएगी। तो इस तरीके की जब बात यहाँ पर बनने लगती है तो अब उस स्थिति में भारत में दो प्रकार का डिवाइडेशन हो जाता है धर्म के आधार पर, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक। तो इस स्थिति में जब 1974 तक बात चलती है कि क्या भारत धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक सहिष्णुता अलग है। धर्मनिरपेक्ष धार्मिक सहिष्णुता, यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता से मतलब यह हो जाता है कि जो शासक है वो शासक का धर्म तो रहेगा, वो शासक पर धर्म को तो मानेगा लेकिन किसी धर्म को रोकने का काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे आप धर्म निरपेक्षता की बात करते हो या पंथ निरपेक्षता की बात करते हो तो उसका कोई धर्म नहीं रहेगा और वो किसी भी व्यक्ति के धार्मिक विचारों को हतोत्साहित या प्रोत्साहित नहीं कर पाएगा। तो उसी स्थिति में ये कहा जाता है जब ये मामले बढ़ने लगे तो बात गया सुप्रीम कोर्ट में 1974 में मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि देखो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं। किसी ने कहा कि हम आर्टिकल 25 से 30 तक की बात करें तो ये तो बता रहा है, वो कह रहा है कि वो चीज मिलेगी आपको, वो धार्मिक सहिष्णुता की प्रवृत्ति है, आपको वो चीज मिलेगी कि आप को सभी प्रकार के अधिकार मिल रहे हैं लेकिन आपका देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। 1974 में जब यह आया तो 1942 में हमने धर्मनिरपेक्षता शब्द को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता अर्थात पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया जाता है और सम्मिलित करके कहा जाता है कि हाँ हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है जिसमें राज्य का कोई निजी धर्म नहीं है और वह जो धर्म किसी जनता का जो धर्म जनता का निजी मामला है और राज्य न तो किसी धर्म को बढ़ावा देने की बात करेगा और न किसी उसे हतोत्साहित करने की बात करेगा। तो इस तरीके की बात कही जाती है और इस प्रकार आपके पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग हो। दूसरा लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य, यहाँ पर संविधान की प्रकृति का 3 टॉपिक हो गए, अपने चौथा टॉपिक आता है लोकतंत्र और गणतंत्र। वैसे अगर हम बात करें तो शासन व्यवस्थाएं अलग अलग है लेकिन एक चीज यहाँ पर देखा जाए तो दोनों में ही जनता का शासन होता है। लेकिन फिर अलग क्या होता है? लोकतंत्र मतलब जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन संचालित करना और बाद में जनता के प्रतिनिधि चुनेंगे गणों को और गण चुनेंगे आपके मुखिया। यानी कि जिस देश में राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा वहां पर गणतंत्र व्यवस्था और जिस देश में प्रधानमंत्री राष्ट्र अध्यक्ष होगा वहां पर लोकतंत्र व्यवस्था।
हमारे हिंदुस्तान में दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं, हमारे देश में राष्ट्रपति भी पावरफुल है, प्रधानमंत्री भी पावरफुल है। इस वजह से हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य के अंतर्गत माना जाता है। लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि आपका जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति कोई अनैतिक काम करता है तो उस राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के अनुसार महाभियोग लगाकर संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री उसे पद से हटवा सकता है। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री अनैतिक कार्य करता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के अनुसार लोकसभा को भंग करके प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। दोनों, ये कहा जाता है कि दोनों की दोनों एक दूसरे की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन दोनों समायोजन के साथ काम करते हैं। तो उस स्थिति में 5 साल तो आराम से गुजरेंगे। लेकिन अगर किसी ने बीच में कोई अड़ंगा डाल दिया, अनैतिक कार्य को प्रोत्साहित किया, तो उस स्थिति में ये कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ होने की स्थिति में दोनों एक दूसरे को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था है, और यह अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया और गणतंत्रात्मक व्यवस्था को हमने जर्मनी से ग्रहण किया, और इस प्रकार ये कहा जाता है कि आपके संविधान की ये 4 प्रकृति हो गई। संविधान की ये 4 प्रकृति के बाद, ये तो आपके 4 प्रकृति हो गई। अगली हम बात करेंगे संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य, आपके संविधान का उद्देश्य क्या है? वैसे ये उद्देश्य प्रस्ताव में बात की गई है, लेकिन यहाँ पर हम मेन इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे कि उद्देश्य क्या है, क्या बनाने का औचित्य क्या है, कि अगर हम ये संविधान नहीं बनाते तो किस तरीके से भी शासन व्यवस्था संचालित हो सकती है। क्या ब्रिटेन में स्थापित नहीं हो रही? वहाँ एक स्थायी संविधान नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ तो शासन व्यवस्था स्थापित हो रही है। बहुत से ऐसे देश हैं जिनका कोई संविधान का वास्तविक औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर शासन संचालित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने इसे बताया कि हमारा संविधान है, इस संविधान के उद्देश्य होंगे और वह चीज इस संविधान से स्थापित हो सकती है, वरना ऐसे नहीं। देखेंगे हम यहाँ पर क्या चीज, पहली तो बात करता है ये न्याय की। ये 3 प्रकार की न्याय की देश के प्रत्येक नागरिक को 3 प्रकार का न्याय देने में। न्याय है आपके सामाजिक न्याय, न्याय है आपका आर्थिक न्याय, और न्याय है आपका राजनीतिक। संविधान का पहला उद्देश्य बात की जाती है न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। अब यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पर अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय के संदर्भ में सामाजिक न्याय के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो सामाजिक न्याय कि समाज के हर तबके को उसका वास्तविक अधिकार देना, उसको जीने का अधिकार देना, या आपके संविधान का हर वर्ग, हर तबका को जीने का अधिकार मिले, तो वह जो सामाजिक न्याय कि उसका सामाजिक रेस्पेक्ट हो, उसकी गरिमा पर विशेष ध्यान रखा जाए, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 यानी कि जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक का, वो चीज आपसे ये कहता है, सामाजिक न्याय को देने की बात कहता है। आपको हर जगह कानून के समक्ष आपको समानता की बात कही जा रही है। आपको ये कहा जाता है कि सार्वजनिक संस्थाओं में समानता की बात कही जा रही है, सरकारी नौकरियों में आपके साथ समानता की बात कही जा रही है, आपको छुआछूत के अगेंस्ट बात कही जा रही है कि आपके साथ कोई छुआछूत नहीं कर सकता, करता है तो वह अपराधी माना जाएगा, जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे समानता के अधिकार में। आपको किसी प्रकार की जो राजतंत्रात्मक उपाधियां हुआ करती थी, उस राजतंत्रात्मक उपाधियों को यहाँ पर समाप्त करने की बात कही जा रही है। तो ये सामाजिक सोशल स्टेटस है, उसको सिमिलरिटी करने की बात कही गई। तो ये आपके सामाजिक न्याय और ये आपका संविधान दे रहा है। दूसरी चीज आर्थिक न्याय, आपको आपकी संपत्ति का अधिकार होगा इसे, ये पहले आपके मूल अधिकार के अंतर्गत भी था, लेकिन बाद में इसे हटाकर आर्टिकल 300 खंड के में सम्मिलित कर लिया गया है। लेकिन संपत्ति का अधिकार है, संवैधानिक तो नहीं है, कानूनी अधिकार तो है।
आपको आपकी संपत्ति का यानी कि आपको आर्थिक संपत्ति का अधिकार मिल रहा हुआ है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, जो वेद और कानून की नजर। तो यहां पर एक बात ये आती है, आर्थिक न्याय की बात कही जा रही है। दूसरी चीज राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय यानी कि आपको किसी भी प्रकार की संगोष्ठी, संघ, समिति या पार्टी या दल बनाने का अधिकार प्राप्त है, और आप ये कहा जाता है कि आप किसी भी विचारधारा को फॉलो कर सकते हो। चुनाव लड़ने का आपको अधिकार प्राप्त है। तो ये आपको सामाजिक राजनीतिक न्याय की बात की जा रही है, यानी कि आप प्रधानमंत्री तक बन सकते हो। आप चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री तक बन सकते हो। ऐसे अनेक हिंदुस्तान में उदाहरण हैं जो एक आम परिवार से बिलोंग करते थे और एक बड़े पद पर पहुंचे। तो ये आपको संविधान द्वारा प्रदान किया गया। तो इस तरीके से न्याय 3 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जा रही है। और ये जो हमने ग्रहण किया रूस की 1917 में जो रूसी क्रांति है उससे ये चीज ग्रहण की जाती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में उल्लेखित जो ये न्याय है ये हमने कहां से ग्रहण किया? रूस से। 1917 की रूस की क्रांति। रूस से और भी चीज हम ग्रहण करेंगे। हमने समाजवाद को भी रूस से ग्रहण किया। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को ग्रहण किया गया है, पहला ऑप्शन देगा वह सोवियत संघ, और दूसरा ऑप्शन देगा वो फ्रांस की क्रांति, तीसरा ऑप्शन देगा वो 1917 में रूस की क्रांति, और चौथा ऑप्शन देगा 1905 की रूसी क्रांति। ये चीज आपको वहां पर ध्यान देखनी है। 3 जगह आपको रशियन शब्द चूज कर लिया है, लेकिन वहां पर ये चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि 1917 का जो अधिनियम था ये 1917 की जो रूस की साम्यवादी क्रांति थी, इस साम्यवादी क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था या जो मुख्य थीम थी वो थीम थी कि वह उस क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करे, और इसी को लेकर ये 1917 की क्रांति हुई थी। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि हमने न्याय ये शब्द वहां से ग्रहण किया है। दूसरी बात कही जाती है स्वतंत्रता। देश के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। स्वतंत्रता किस तरीके की? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। यहां पर अगर हम बात करें विचार की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 खंड 1 खंड क, हम पढ़ेंगे इसे जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको विचार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। आपके मन में जो चीज आए उसे आइडियोलॉजी आप उसे प्रकट भी करो, सोचने का वो आपको अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप ये सोच ही नहीं सकते कि मोदी जी ने कोविड-19 के पीएम केयर्स फंड का क्या किया। आप सोच सकते हो। जवाब भी यह कहा जा सकता है कि जब आपके कोविड-19 का दौर खत्म हो जाए तो आपको जवाब भी दिया जा सकता है, अगर आप आरटीआई के अंतर्गत उसे मांगो। तो यहाँ पर यह समझा जा सकता है कि आपको विचार व व्यक्ति, यहाँ तो मैं एक नॉर्मल वे बात कर रहा हूँ, आपको एक्सप्रेशन क्या पावर है। सरकार अगर गलत कर रही तो आपको उसे गलत कहने का अधिकार है। और ये जो बात आपको यहाँ पर बात करें तो वैसे तो ये प्रेस यानी कि जो आपकी मीडिया डिपार्टमेंट है या मीडिया जो भाग है जिसे आप भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हो, उस को प्राप्त स्वतंत्रता मानी जाती है। लेकिन इसमें आम व्यक्ति को भी अधिकार या स्वतंत्रता प्राप्त है। दूसरी बात करें आपके धर्म की स्वतंत्रता, आपको किसी भी प्रकार के धर्म को अपनाने उसके अनुसार जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होता है, देश के प्रत्येक नागरिक को है। दूसरा विश्वास, किसी भी विश्वास कीजिए आप। देश में अलग अलग संप्रदाय चल रहे हैं, अलग अलग धर्मों में भी अलग अलग संप्रदाय चल रहे हैं, उसमें आपको विश्वास करके जीने की अधिकार प्राप्त है। उपासना, किसी भी तरीके की उपासना पद्धति को एक्सेप्ट कीजिए। आप शिव संप्रदाय की उपासना पद्धति को एक्सेप्ट कीजिए या वैष्णव संप्रदाय की उपासना पद्धति को एक्सेप्ट कीजिए। अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग तरीके से धर्मों में अलग प्रकार की उपासना पद्धति होती है और उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो।
तो ये आपकी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के बाद अगली चीज आती है आपके समानता। समानता आपको दो चीज की, एक तो बात करी रही है अवसर की समानता और दूसरी बात कही जा रही है प्रतिष्ठा की समानता। आपको हर कार्य करने में समानता है, हाँ, लेकिन अब यहाँ पर आपके आर्टिकल 15 और 16 में अवसर की समानता की बात कही जा रही है। लेकिन इसमें ये कहा जाता है कि कुछ रिजर्वेशन वाली चीज होती है, वो इसके अंतर्गत अपवाद माना जाता है। लेकिन सरकार प्रयास करती है कि सभी को समानता, अवसर में समानता की बात की जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, समान प्रयास, जिस आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार आपको जॉब मिले। तो इस प्रकार अवसर की समानता की बात कही जा रही है। दूसरी प्रतिष्ठा, आपके जिस पद पे जाओगे तो आपको उसी तरीके की प्रेस्टीज मिलेगी जो चाहे किसी अन्य वर्ग या संप्रदाय को मिले। तो यहाँ पर समानता की बात कही गई। तीसरी चीज कही गई है आपके बंधुता की उद्देश्य। बंधुता कैसे आएगी? हम देश के, ये संविधान ऐसा है कि जो व्यक्ति की जो गरिमा है, प्रत्येक नागरिक की व्यक्ति की गरिमा है, गरिमा मतलब सम्मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान। आपका संविधान देश के जो प्रत्येक नागरिक है उसकी आत्मसम्मान को बनाए रखने का प्रयास करेगा या बनाए रखेगा। तो व्यक्ति की गरिमा को, जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखेगा तो दोनों के अंदर आत्मीयता आएगी, समाज में आत्मीयता आएगी। समाज में जब आत्मीयता आएगी तो राज्य या देश में क्या आएगी? आत्मीयता आएगी। और जब आत्मीयता आएगी तो उनके अंदर एकता की भावना आएगी, देश में एकता की भावना स्थापित होगी। और जब एकता की भावना स्थापित होगी तो अखंडता की स्थिति स्थापित होगी, यानी कि जेएनयू जैसे देशों में देश विरोधी नारे नहीं लगेगी। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि व्यक्ति की गरिमा जब आपको बनाए रखे, संविधान जब व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखेगा, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के स्वाभिमान का सम्मान करेगा, तो उससे देश में एकता स्थापित होगी। और जो एकता स्थापित होगी, वह एकता स्थापित होगी तो उससे देश की अखंडता की स्थापना होगी। और जब ये चीजें एकमात्र होती है बंधुता, और बंधुता को आप कह सकते हो भाईचारा। यानी कि अगर आपके अंदर भाईचारा है तो आप सामने वाले का सम्मान करोगे, भाईचारा है तो जब सामने वाले का आप सम्मान कर रहे हो तो वो सामने वाला आपके साथ आत्मीयता दिखाएगा, आपका सम्मान, रेस्पेक्ट करेगा। और जब सम्मान, रेस्पेक्ट करेगा तो देश में एकता, और एकता आएगी तो देश में अखंडता की स्थिति रहेगी। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कि आपका जो संविधान का उद्देश्य है कि न्याय मिले, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। और ये न्याय तो हमने रूस की क्रांति से ले लिया, यहाँ पर स्वतंत्रता, बंधुता और ये जो समानता है हमने कहाँ से लिया? फ्रांस की 1789 की क्रांति से हमने ये तीन चीजें। क्वेश्चन अगर आता है तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ग्रहण किए गए हैं कहाँ से? फ्रांस की 1789 की क्रांति से। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये आपके संविधान के उद्देश्य हैं, और इस संविधान के उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए आपकी सरकारें प्रयास करेगी। ये आपके उद्देश्य के बाद एक अंतिम चीज आती है, संविधान की तिथि, डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान की निर्माण की तिथि। आपका जो संविधान है वह कब निर्मित हुआ? पन के वैसे तो डेट शुरुआत होगी थी इसकी शुरुआत तो आपके 9 दिसंबर 1946 से हो गई थी, लेकिन जो कंप्लीट बन के तैयार हुआ उसकी जानकारी आपको प्रस्तावना से मिलती है, यानी कि तिथि, संविधान के निर्माण की तिथि, और वह है 26 नवंबर 1949। कहा गया कि आज हम 26 नवंबर 1949 को इसे देश के नागरिकों को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो डेट है, इस डेट्स को तो आप लगभग याद, ये डेट आपको जानकारी देती है कि आपका संविधान कब बन के तैयार हुआ। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, लेकिन तैयार कब हुआ? 26 नवंबर। हमने राष्ट्रपति कब चुने? ये चीज भी आपको वो जब संविधान सभा की बैठक होती है वहां पर हमें ध्यान करेंगे। तो ये चीज तिथि, और इस तिथि की कभी कभी आपके हिंदी नववर्ष के अनुसार भी पूछा जा सकता है। तो यह होती है मिति माघ शीस शुक्ल सप्तमी
विक्रम संवत 2006। विक्रम संवत 2006 में आपके ये कहा जाता है कि इस तिथि का 26 नवंबर 19 की यह हिंदी नववर्ष का माना जाता है और इस दिन आपका संविधान बनके तैयार हुआ। तो ये आपका प्रस्तावना है और इस प्रस्तावना में केवल एक बार परिवर्तन हुआ है 26 नवंबर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और ये प्रस्तावना के जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा है, इसमें से हो सकता है एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जा सकता, हमने लगभग पूरी चीज इसे कंप्लीट की है। तो इस तरीके से आपके ये प्रस्तावना का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अपनी जो नेक्स्ट संविधान की वीडियोस जो आएगी वह आपके इस प्रस्तावना के जो बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो आप जिससे आप संविधान का पहला भाग कह सकते हो, संविधान भारत का राज्य क्षेत्र, उसको लेकर आएंगी। वहाँ पर हमें देखना है किस प्रकार भारत में राज्यों का निर्माण होता है, उस प्रोसेस को हमें देखेंगे। तो इस प्रकार आपका ये प्रस्तावना का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।